हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। इसके पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया जाता है। उस लेक्चर की लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप लोग इजीली देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए। तो ट्रांसजेनिक प्लांट में इसमें हम लोगों को देखना है कौन कौन से प्लांट हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है और उनका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, ये हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे जो हम प्लांट डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में बीटी कॉटन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होता है बीटी कॉटन। इसके बाद हम लोग लेक्चर जो होगा उसमें डिस्कस करेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट, नेक्स्ट फ्लेवर सेवर टोमेटो एंड गोल्डन राइस। तो आइए स्टार्ट करते हैं बीटी कॉटन। बीटी कॉटन में आप देखेंगे कि कॉटन प्लांट आप लोगों को पता होगा, इससे हमको क्या मिलता है, कॉटन मिलता है जिससे कि कपड़े बनाए जाते हैं। इसके आगे हम लोग देख रहे हैं बीटी टर्म यूज हो रहा है। बीटी स्टैंड फॉर बैसिलस thuringiensis। बीटी स्टैंड फॉर बैसिलस thuringiensis मतलब आपको ये पता हो गया इससे कि हमारे पास ये जो कॉटन प्लांट है इसमें कुछ न कुछ तो ऐड हुआ है जिसके कारण इस बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे आ रहा है बीटी के फॉर्म में। ओके, तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट है। ट्रांसजेनिक प्लांट में हम लोग देखते थे कि क्या होता था, नॉर्मल प्लांट की जब हम लोग जीनोटाइप चेंज कर देते थे तो उसके चेंज करने के बाद जो प्लांट है उसको हम लोग बोलते थे ट्रांसजेनिक प्लांट। क्या बोलते थे? ट्रांसजेनिक प्लांट। तो आप यहाँ पे यही समझिएगा कि जो कॉटन प्लांट है उसमें कुछ न कुछ जेनेटिक चेंज किया गया है। तो यहाँ पे बीटी मतलब बैसिलस thuringiensis का जीन जो है ट्रांसफर किया गया। अब कौन सा जीन ट्रांसफर किया गया है ये हमको देखना है, क्यों किया गया है ये भी हमको जानना जरूरी है। तो आप यहाँ पे दो डायग्राम देख रहे हैं, एक जहाँ यहाँ पे एबनॉर्मल है और यहाँ पे नॉर्मल है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो एबनॉर्मल है, यहाँ पे कोई एक इंसेक्ट है जो कि इस कॉटन बड को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल बड है। ओके, मतलब अब आप समझ सकते हैं कि इसमें से जो कॉटन का थ्रेड मिलेगा वो हमको मिलेगा और प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा मिलेगी इस वाले में। और इस वाले में क्या होगा, इसमें कॉटन के थ्रेड नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस पे इंसेक्ट का इफेक्ट दिखेगा। ओके, मतलब हम कह सकते हैं कि जो फार्मर हैं उनकी जो कॉटन की प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो इसको दो तरीके से ठीक किया जा सकता है। कैसे? एक तो केमिकल का यूज करके, ऐसा केमिकल यूज करें कि ये इंसेक्ट जो है इस प्लांट की बड, ये जो कॉटन बड है इसको डिस्ट्रॉय ना करे। दूसरा, कोई ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाए इस कॉटन प्लांट में कि जब कोई इंसेक्ट इस पे आए, इफेक्ट दिखाए, तो ये क्या हो कि इससे बनने वाला प्रोटीन इस जो इंसेक्ट है इसको डिस्ट्रॉय कर दे, इसको किल कर दे। तब भी क्या हो सकता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। तो कौन सा मेथड ज़्यादा सही है कि अगर हम लोग जीन इंट्रोड्यूस करके प्रोटीन बनाएं, ये मेथड ज़्यादा सही है। क्योंकि केमिकल यूज करने से हमारे पास क्या हो सकता है, एक तो इन्वायरमेंट इफेक्ट हो सकता है, दूसरा उस प्लांट की प्रोडक्टिविटी पे या सॉइल पे भी इफेक्ट दिख सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड मतलब प्लांट में ही कोई ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कराया जाएगा जो कि क्या होगा, उससे वो प्रोटीन बनेगी और वो इंसेक्ट को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, किल करेगा। ओके, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। क्या करेंगे कि इस इंसेक्ट को किल करने वाली प्रोटीन का जीन हम लोग कहाँ से लेंगे, बैसिलस thuringiensis से, और ट्रांसफर करा देंगे कॉटन प्लांट में। कराने के बाद अब इसमें बड जो बनेगा, मतलब ये जीन अगर यहाँ की सेल्स में होगा तो अगर जब यहाँ पे इंसेक्ट आएगा, ओके, और उसको बाइट करेगा तो वो प्रोटीन उसके अंदर चली जाएगी, उसके गट में चली जाएगी। किसके? इंसेक्ट के गट में चली जाएगी। और इंसेक्ट के गट में जाने के बाद क्या होगा, उसकी जो गट की एपिथेलियम होगी उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये जो प्रोटीन है, ये जो है बैक्टीरियम जहाँ से लिया गया है, इसको क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर रही है, या प्लांट को क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर रही है? क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर रही है? क्योंकि ये जो प्रोटीन है ये कब एक्टिव होगी, एल्कलाइन मीडियम में। और यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम कहाँ पे होता है, यहाँ पे गट में। ओके, हम लोग देखते हैं ना गट में पीएच कितना एल्कलाइन होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं इंसेक्ट का मिड गट है, यहाँ पे एल्कलाइन पीएच होगा। और उसके कारण ये जो प्रोटीन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनएक्टिव टॉक्सिन या प्रोटॉक्सिन। क्या बोलेंगे? प्रोटॉक्सिन। जैसे ही यहाँ पे जाएगी वो वैसे गट में पहुँचेगी, पीएच जब एल्कलाइन होगा वो एक्टिव हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे बैक्टीरियम से जीन निकाल करके प्लांट में ट्रांसफ़र किया गया। वो क्रिस्टा प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। अब वो जब इंसेक्ट के द्वारा बाइट किया जाएगा प्लांट का पार्ट, तो उसके अंदर गट में चला जाएगा और वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा और इसकी एपिथेलियम मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देगा। जब इसको डिस्ट्रॉय कर देगा तो इस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि बीटी क्यों यूज कर रहे हैं, बैक्टीरियम thuringiensis के लिए। अब इसमें क्या प्रोसेस होती है हमको देखना है, और पहले बैक्टीरियम thuringiensis और उससे बनने वाली जो प्रोटीन है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जब बैक्टीरियम स्पोरुलेशन प्रोसेस के समय क्या करता है, इंट्रासेलुलरी क्रिस्टलाइन बॉडी बनाता है जिसके अंदर एक इंसेक्टिसाइडल मतलब जो इंसेक्ट को किल करे वो प्रोटीन बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोटॉक्सिन। क्यों इंडोटॉक्सिन बोलते हैं? बिकॉज इट सिंथेसाइज
inside the bacterial cell and released when it disintegrate, मतलब ये जब डिसइंटीग्रेट होगा तब होगी। लेकिन जब हम लोग प्लांट में जीन इंसर्ट करा देंगे तो वो कहाँ पे बनेगा, वो प्लांट के अंदर बनेगा। मतलब बैक्टीरिया हम ट्रांसफर नहीं करा रहे हैं, बैक्टीरिया से इस जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है बनाने वाली जीन को ट्रांसफर करा रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं बैक्टीरियम के अंदर इसको क्या बोल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इसको इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को क्या बोल रहे हैं, एंडोटॉक्सिन बोल रहे हैं। ये बैक्टीरियम के अंदर एक्यूमुलेट होता है इनएक्टिव फॉर्म में, और अगर ये इंसेक्ट के द्वारा इंजेस्ट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो इनएक्टिव फॉर्म है प्रोटीन का जिसको हम लोग प्रोटॉक्सिन बोल रहे हैं, ये प्रोटीएज के द्वारा क्लीव किया जाएगा एट एल्कलाइन कंडीशन इन द गट ऑफ इंसेक्ट। कहाँ पे, इंसेक्ट की गट में ये जो इनएक्टिव प्रोटीन था वो एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या किसके द्वारा ब्रेक हो रहा है, प्रोटीन है, तो प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है। तो ये एल्कलाइन पीएच में ये प्रोटीएज इस जो इनएक्टिव प्रोटीन है, मान लो ये इनएक्टिव प्रोटीन है जिसको हम लोग प्रोटॉक्सिन बोल रहे हैं, इसको एक्टिव कर देगा। कहाँ पे, मिड गट ऑफ द बैक्टीरियम। और वहाँ पे जब ये मिडगट बैक्टीरिया इंसेक्ट के मिडगट में ये एक्टिव हो जाएगा तब उसकी सरफेस एपिथेलियम को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके कारण इस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी और हमारे जो है फार्मर्स की जो कॉटन की फार्मिंग है उसमें प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो अब ये जीन जब इस प्लांट में पहले से ही ट्रांसफर होगा तो ये हमको कोई भी केमिकल यूज करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोटीन है वो एज अ बायोपेस्टिसाइड यूज हो रही है। ओके, क्यों, क्योंकि ये नेचुरली सिंथेसाइज हो रही है, यहाँ पे केमिकली नहीं सिंथेसिस हो रहा है इसका। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं स्टेप के बारे में। दिस टॉक्सिन, जो टॉक्सिन है बीटी टॉक्सिन जिसको बोलेंगे, जो बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया है, बीटी टॉक्सिन। क्यों बीटी टॉक्सिन बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए दिस टॉक्सिन बीटी टॉक्सिन बिकॉज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम थुरिंजियंसिस एंड इट्स जीन। अब यहाँ पे देखिए इस बीटी टॉक्सिन को बनाने वाला जीन, इट्स जीन ट्रांसफर्ड इनटू द प्लांट प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट। जब ये हम इंसेक्ट क्या कहते हैं प्लांट में इंट्रोड्यूस करा देंगे तो यहाँ पे देखिए कितने बढ़िया नॉर्मल हमको कॉटन बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं और ये मैच्योर होंगे और हम यहाँ से हम कॉटन ले सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल है, लेकिन इसके पहले आप देखिए यहाँ पे जब नहीं था तो इंसेक्ट इसके बर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता। अगर डिस्ट्रॉय कर देता तो हमको ऐसे जो है बर्ड देखने को ना मिलते और हमारे प्रोडक्टिविटी में क्या हो जाता, कमी आ जाती। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और टॉक्सिन, इस टॉक्सिन को बनाने वाले जीन को हम लोग क्या बोलते हैं, CRY जीन, क्राई जीन। अच्छा, एक चीज़ और आपको याद रखना है, अगर कैपिटल CRY है मतलब क्रिस्टल प्रोटीन के बारे में कह रहा है और स्मॉल CRY है मतलब ये जीन है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि स्मॉल CRY का मतलब हो गया कि हमारे पास ये जीन है और कैपिटल C स्मॉल RY का मतलब है प्रोटीन है। तो CRY जीन क्या करेगा, ये इस प्रोटीन को बनाएगा। CRY स्टैंड फॉर क्रिस्टल प्रोटीन। ओके, क्रिस्टल प्रोटीन। तो दिस टॉक्सिन इनकोडेड बाय जीन CRY जीन मतलब क्रिस्टल जीन। द जीन CRY फर्स्ट AC, याद रखना है CRY फर्स्ट AC एंड CRY सेकेंड AB, ये किसको कंट्रोल करेगा, ये जो जीन है, ये जो प्रोटीन बनाएगा वो किसको कंट्रोल करेगा, कॉटन बॉलवॉर्म। किसको कंट्रोल करेगा, कॉटन बॉलवॉर्म इंसेक्ट को। और CRY फर्स्ट AB, यहाँ पे देखिएगा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ से। तो CRY फर्स्ट AB कंट्रोल किसको करता है, कॉर्न बोरर। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, CRY फर्स्ट AC कंट्रोल कॉटन बॉलवॉर्म, कॉर्न बोरर, या दो ऑप्शन और कोई दे देंगे। तो आपको याद रखना है CRY फर्स्ट AC एंड सेकेंड AB इज कंट्रोल कॉटन बॉलवॉर्म एंड फर्स्ट AB कंट्रोल कॉर्न बोरर। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से हम लोग कॉटन प्लांट में ये टॉक्सिन बनाने वाला जीन जो है उसको बैक्टीरियम थुरिंजियंसिस से निकाल रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं और उसके बाद इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इस प्लांट के अंदर। ओके, और फिर इस प्लांट में वो क्रिस्टल प्रोटीन सिंथेसाइज होगी। अब जब इंसेक्ट इस पर क्या करेगा, आएगा, इफेक्ट उसका जो है कम होगा और हमको इस तरीके से नॉर्मल कॉटन देखने को मिलेंगे, जिससे कि जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनकी जो प्रोडक्शन है वो कम नहीं होगी और ये बायोपेस्टिसाइड की तरह काम करेगा। यहाँ पे हम लोग कोई केमिकल पेस्टिसाइड यूज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में क्या होता है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्या होते हैं, जिस तरीके से वहाँ पे कॉटन पे कोई इंसेक्ट अफेक्ट कर रहा है, इसी तरीके से पेस्ट है एक निमेटोड जिसका नाम है मिलेडोवाइन इनकोग्निटा। ओके, अब ये क्या करता है, ये भी हमारे पास जो टोबैको रूट है उस पर इफेक्ट दिखाएगा और उसकी कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाएगी। ओके, तो उससे कैसे बचा जा सकता है ये हम लोगों को इसमें देखना है। तो इसमें हम करते क्या हैं,
इन पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाते समय क्या किया जाता है, चेंजिंग द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट बाय आइदर इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन, मान लीजिए कोई जीन है इसको इनएक्टिवेट करके, या समटाइम्स नॉकआउट ऑफ द जीन, मतलब इस जीन को निकाल करके। तो या तो क्या करेंगे, इस जीन को इनएक्टिवेट कर देंगे जो कि कुछ बना रहा होगा निमेटोड का, या तो इसको रिमूव करके। अब ये कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, टेक्निक हम लोग यूज करेंगे एंटीसेंस आरएनए। कि क्या यूज करेंगे, एंटीसेंस आरएनए यूज करेंगे। ये क्या करता है एंटीसेंस आरएनए, इट क्रिएटिंग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ये जो एंटीसेंस आरएनए आपको याद रखना है कि एंटीसेंस आरएनए क्रिएट, तो आपको याद रखना है एंटीसेंस आरएनए क्रिएट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। कैसे करता है ये हम लोग जब स्टेप पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो अ निमेटोड मिलेटोगाइन इनकॉग्निटा इन्फेक्ट्स द रूट ऑफ टोबैको प्लांट कॉजिंग अ ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड। जब उसके क्या करेगा, रूट को इन्फेक्ट कर देगा तो वो वहाँ पे क्या होगा, उसकी जो प्रोडक्टिविटी उसमें कमी आ जाएगी। तो अब जो साइंटिस्ट थे जो फायर एंड मेलो, इन्होंने क्या किया, इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक टेक्निक जो है यूज की, और वो जो टेक्निक है उसके द्वारा इसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है। और वो जो टेक्निक थे किस पे बेस्ड थी, द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। मतलब अगर मान लीजिए ये हमारे पास कोई पेस्ट है या निमेटोड है, ये रीजन क्या करेगा, कोई प्रोटीन को बनाएगा। अगर हम क्या करें, इसको कम्प्लीमेंट कर दें। हम लोग जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखे, ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे कि अगर एमआरएनए जो है 2 स्ट्रैंड उसके बन जाएं तो आपस में कम्प्लीमेंट कर जाएंगे। तो क्या होगा कि हम यहाँ पे क्या करा दें, कम्प्लीमेंटेशन करा दें। तो अब यहाँ पे प्रोटीन क्या बनेगी, नहीं बनेगी। और जब प्रोटीन नहीं बनेगी तब इस पेस्ट का जीन का जो हमारे पास मान लीजिए प्लांट है, इस पे इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसके जो आरएनए है या जीन है उसको इनएक्टिवेट कर रहे हैं। ओके, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। क्यों, क्योंकि इंटरफेरेंस का मतलब क्या हुआ कि ये एमआरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता, बट यहाँ पे जब ये इसका हम लोग कम्प्लीमेंट इसमें लगा दिए तब ये प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आरएनए इंटरफेरेंस यूज्ड इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस एंड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग इस रीजन के मान लीजिए एमआरएनए बन रहा है, ये जीन जो है हमारा एमआरएनए बनाएगा इस रीजन का जीन। अब इस एमआरएनए जो बनेगा, एक मिनट यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए ये हमारा डीएनए है और ये जो है रीजन का हमारा प्रोटीन चाहिए, और इससे क्या हो रहा है, मान लीजिए एमआरएनए बन रहा है। अब इस एमआरएनए का अगर कम्प्लीमेंट्री आ जाए तो क्या ये वाला एमआरएनए हमारा प्रोटीन बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा मान लीजिए ये हमारे प्लांट पे या एनिमल पे इस रीजन का एमआरएनए जो है किसी इंसेक्ट पेस्ट का इफेक्ट डालता। जब इसकी प्रोटीन ही नहीं बनेगी तो इफेक्ट नहीं दिखेगा, और जब इफेक्ट नहीं दिखेगा तो हमारा प्लांट हेल्दी होगा। तो इसमें हमने क्या किया, इस रीजन के एमआरएनए रीजन का एमआरएनए जो बन रहा है उसको हमने साइलेंस कर दिया। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग बोले इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। अब ऐसा नहीं है कि हर जो है रीजन का एमआरएनए साइलेंस कर दिया जाएगा, उस रीजन का एमआरएनए साइलेंस किया जाएगा या उसकी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं की जाएगी जो प्लांट पे या किसी ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट शो करता हो, अफेक्ट करता हो। ओके, तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे जो है क्या कौन से स्टेप हैं जिससे कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया जा सकता है। तो आप लोग इसी तरीके से लेक्चर देखिए और अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।